हर हर जय भीम, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज। मैं आपके सामने बहुत अच्छा प्रस्तुति लेकर के आया हूं और मैं चाहता हूं कि आपको अपने पूर्वजों के इतिहास को रूबरू आपके सामने पेश करो। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से सतर्कतापूर्ण और अपने आने वाले पीढ़ियों को देखते हुए देखने की कोशिश कीजिएगा और जीवन में मनन करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम जो आपको नॉलेज दे रहे हैं ये नॉलेज बेकार नहीं जाए। तो चलिए, मनु स्मृति में विवाह का क्या चलन था, इसको जानना जरूरी है। देखिए, मनु स्मृति मतलब मनु के याद में एक किताब की रचना किया गया था। मनु महाराज जो थे वो पूरे विश्व के मानव जाति के प्रथम मनु स्वयंभू थे, जिन्होंने उस शासन काल में, उस वक्त जिस समय मानव खेती करना शुरू कर दिया था, जीवोपार्जन के लिए तरकीब लगाना शुरू कर दिया था, चरवाहे की जिंदगी तक पहुंच चुका था, उस समय मनु का आगमन हुआ था। मनु जो था वह चरवाहे परिवार का था। वह एक मानव समाज का शासक के रूप में उभरा था और किस तरह मानव संसाधन चलना चाहिए, एक मानव दूसरे मानव को किस तरह देखे, बंधुत्व, भाईचारा की भावना, एक दूसरे में प्रेम की भावना को देखते हुए जीवन यापन कैसे करे, मनुष्य का सृष्टि कैसे चलते रहे, वर्षों दर वर्षों मानव का सृष्टि कैसे चलते रहे, इस तरह का विधान लिखा गया। तो वो तो बहुत ही बेहतरीन संविधान को जन्म दिया था, लेकिन कालांतर में उसी समय जिस समय भारतीय संस्कृति चरम सीमा पर जाने के लिए तत्परता था, उस वक्त 4000 साल पहले आर्यों का आगमन हो गया, जो यूरेशियन सेंट्रल एशिया होते हुए, ईरान, इराक, बगदाद जो है उस क्षेत्र से होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए यहां तक पंजाब और इधर मध्य प्रदेश में जाकर के ये बस गए, घुल मिल गए। ये एक खाना बदोश की तरह आया और वो अपना संस्कृति लेकर के आया और हमारे संस्कृति में छल बल कल से वो प्रवेश कर गया। कालांतर में वो हमारे ही समाज को, हमारे ही विधान को तोड़ करके, मरोड़ करके अपने संस्कृति धीरे धीरे प्रवेश करवाना शुरू कर दिया। और मनु उस समय एक कुशल शासक के रूप में उभरा था। उनको छवि खराब करने के लिए यूरेशियन जो था, आर्य जो था, वो हमारे संस्कृति से घुल मिल गए, संबंध तक स्थापित कर लिए, एक दूसरे में विवाह शादी करना शुरू कर दिए और एक नई संस्कृति का जन्म दिए, जो ब्राह्मण संस्कृति के नाम से जाना जाता था। ब्राह्मण संस्कृति के नाम से जाना जाता था।
जाना जाता था। समझ गए ना? इस तरह से नए संस्कृतियों का आगमन हुआ। आज अपने आप को श्रेष्ठ कुल समझना शुरू कर दिया। वो अपना संस्कृति इस पर, अपने संस्कृति के प्रभाव के द्वारा इनके संस्कृति को पैरों तले कुचल दिया और धीरे 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 हमारे समाज को तोड़ फोड़ करके रख दिया, तितर बितर करके रख दिया, कई जातियों में विभाजित कर दिया। और इस तरह उन्होंने मनु को अच्छा छवि था, उस छवि से सब में छल के द्वारा सोचा कि मनु स्मृति लिख करके मनु के विचारों को, सबको हम अपना विचार रखेंगे लेकिन मनु को, शरीर को सामने खड़ा कर देंगे, मनु के छवि को खड़ा करके अपने विचार को उसमें प्रवेश कराएंगे और धीरे धीरे प्रचार प्रसार करते करते मनु स्मृति विचारों को समाज में जन्म देना शुरू कर दिया, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और डर भय शंका हर तरह के पाखंडवाद विचारों को वो जन्म दिया। तो चलिए हम उतना गहराई तक नहीं जाएंगे, फिर अगला एपिसोड में हम आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए मनु स्मृति में विवाह का क्या प्रचलन था, चलन था, क्या विवाह था, उसके बारे में जानकारी करना जरूरी है। चलिए देखिए आगे हम बताने जा रहे हैं कि विवाह का क्या प्रचलन था, क्या प्रक्रिया था। समझिए ये आपका इतिहास है, आपके पुरखों का इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए यहां पर 4 जाति बनाया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या? शूद्र। ब्राह्मण जो था वो क्षत्रिय से शादी कर सकता था। किस चीज से शादी करता था? क्षत्रिय से, क्षत्रिय से शादी कर सकता था और स्वयं अपने जाति में शादी करता था। ब्राह्मण स्वयं अपने जाति में शादी करना श्रेष्ठ समझता था। ब्राह्मण का आगमन कैसे हुआ, ब्राह्मण सब की उत्पत्ति कैसे हुई, इन तमाम चीजों को हम बताएंगे, डिटेल में जाएंगे। लेकिन समझिए ब्राह्मण स्वयं अपने जाति में शादी करता था, इसका एक अलग समुदाय बना लिया और इससे जब नहीं पूर्ति होता था तो क्षत्रिय में शादी कर सकता था। क्षत्रिय जो है वो वैश्य में शादी कर सकता था, क्षत्रिय है वो क्षत्रिय में शादी कर सकता था, ब्राह्मण में नहीं कर सकता था, क्षत्रिय में करेगा। क्षत्रिय से यदि पूर्ति नहीं हो तो यह वैश्य के साथ संबंध बना सकता है, शादी विवाह कर सकता था। वैश्य जो है वो शूद्र के साथ, शूद्र के साथ वैश्य, जो वैश्य स्वयं अपने समाज में करेगा और उसके बाद वो शूद्र में भी कर सकता है। शूद्र जो है वो वैश्य में नहीं कर सकता है, क्षत्रिय में नहीं कर सकता है, ब्राह्मण में नहीं कर सकता है, ये शूद्र में ही करेगा। क्या करेगा? शूद्र में ही शादी करेगा। इसको बाउंडेशन लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, ब्राह्मण स्वयं ब्राह्मण में कर सकता है, क्षत्रिय में कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य में कर सकता है और क्षत्रिय क्षत्रिय में कर सकता है, वैश्य शूद्र से कर सकता है लेकिन शूद्र वैश्य से नहीं कर सकता था। इस तरह देखिए, और जब इनको शारीरिक भूख लगता तो ये तीनों मिलकर के शूद्र के महिला के साथ संभोग करता था। ये इसी के साथ करता था, इसके साथ। अब बताइए जो स्मृतियां हमारे पूर्वजों के बहु बेटियों के साथ क्या संबंध रखता था, किस तरह का विचार पैदा करता था, इस सिद्धांत को आप मानिएगा? बताइए, मानिएगा? ये लागू करना चाहता है आज के मनुवादी विचारधारा। यही है मनुवादी विचारधारा। ये विचारधारा जो है 2000 वर्ष तक रियलाइज कराया गया है सोशल मूवमेंट चला करके, जो सबको दिमाग को नट बोल्ट से कस दिया है, मचोड़ दे, इतना कुचल दिया है दिमाग को, मानसिक स्थिति खराब कर दिया है कि उसको बदलना बड़ी मुश्किल है।
तो इस तरह की प्रथा थी। ये प्रथा जो है आप सब स्वीकार कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। हमारे भारतीय महिलाओं के साथ कितना शोषण हुआ है, कितना शोषण हुआ है, सो आप समझ सकते हैं। विवाह, जब कोई लड़की को शादी होता था तो शादी के बाद क्या होता था, कम से कम 3 दिन, शादी के बाद 3 दिन ब्राह्मणों के यहाँ रहना पड़ता था। समझिए, शादी होता था, जो आज कहते हैं चौठारी होगा, वही चौठारी था, जो ब्राह्मण के यहाँ 3 दिन रखा जाता था और वो उनको शुद्धिकरण करता था। क्या करता था? शुद्धिकरण। ये शुद्धिकरण प्रथा था, ये शुद्धिकरण प्रथा था। इस शुद्धिकरण के द्वारा नारी को शुद्ध किया जाता था और शुद्ध हो जाने के पश्चात उसको फिर पति को सुपुर्द कर दिया जाता था। 3 से 21 दिन, 3 दिन से 21 दिन तक यह प्रक्रिया चलता था। अब बताइए, ये प्रथा समाज के लिए उपयुक्त है? नहीं है। कभी भी कोई भी समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो आप कहिएगा, बहुत से जो मेरा दर्शक है, देखता है वीडियो को, वो कमेंट करता है, क्या थोथी दलील विचारों को पढ़ाता है? इतिहास तुम्हारा है, थोथी दलील थोड़े न है। यही मानसिकता के कारण तो आज समाज में अराजकता फैला हुआ है। जब तक तुम इस मानसिकता को समाप्त नहीं करोगे, तब तक एक सुसज्जित समाज का निर्माण नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया से सबों को गुजरना पड़ता था, चाहे वो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो स्वयं अपने आप में ऑलमाइटी था, सर्वशक्ति संपन्न था वो, और क्षत्रिय को गुजरना पड़ता था, वैश्य को गुजरना पड़ता था, शूद्रों को गुजरना पड़ता था। और इस तरह से वो कहता था कि हमारा नस्ल जो है सबों में जाएगा तो अच्छे संस्कार को जन्म देगा समाज में, लेकिन उसको अपने संस्कार में नहीं मिला सकता था। एक फणीश्वर नाथ रेणु जी मेला अंचल में लिखा है, उसमें क्या है कि एक ब्राह्मण के लड़का एक शूद्र की कन्या से नाजायज संबंध बना लेता है, तो वो पकड़ा जाता है तो उसको गार्जियन को बुलाता है, ब्राह्मण उनके पिता को बुलाता है, तो आकर के कहता है, क्या जो ब्राह्मण को सब माफ है। ध्यान दीजिए, ये ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ संबंध बना सकता है, वैश्य के साथ संबंध बना सकता है, शूद्रों के साथ ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। और तो एक शूद्र महिला कहती है कि ये तो भ्रष्ट हो गया, शूद्रों के साथ संबंध बनाते शूद्र हो गया। नहीं, ये शूद्र नहीं हुआ, हमारे पास एक मंत्र है, इस मंत्र के माध्यम से मैं उसको पुनः ब्राह्मण में परिवर्तन कर दूंगा। तो शूद्र महिला बोलती है, तो हम सबको उस जल के द्वारा क्यों नहीं शुद्धिकरण कर देते हैं, ब्राह्मण बना देते हैं। इस तरह के थोथी दलील विचारों को रख करके समाज को इस तरह शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया है। शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जो अंग्रेजों ने आकर के हम सबों को बलपूर्वक अधिकार दे करके, कानून बना करके संपत्ति रखने का अधिकार दिया। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। अंग्रेज आया जो कानून बना करके, घसीट करके ब्राह्मण को तब हमको पढ़ने का अधिकार दिया। चलिए, मैं विशेष विषय से विषयांतर नहीं होने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी त्रुटियां हुआ होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।